सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे जो राजस्थान के विभाजन यानी भौतिक प्रदेशों का विभाजन देख रहे थे। हमने इसमें कल कुछ टॉपिक कर लिया था और आज हम चालू करेंगे जो बालूका स्तूप से। ये हमारा टॉपिक चालू होने वाला है, ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपको जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाती है, तो आप जाके आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक लाइक और सब्सक्राइब करना है जिससे हमारा सपोर्ट बना रहे। तो देखते हैं हम बालूका स्तूप। तो बालूका स्तूप आपके रेत के टीले जिसे दोहरे कहते हैं, जो रेत के टीले उन्हें दोहरे कहते हैं। बालूका स्तूप मुक्त आपके मुख्य रूप से मरुस्थल में आपकी मिट्टी या पत्थर और निक्षेप से बनते हैं और गतिशील दोहरे होते हैं। जो बालूका स्तूप के जो गतिशील होते हैं यानी इनमें खाइयों का जो निर्माण जो कभी गहरा कभी कम होता है, तो उन्हें जैसलमेर में क्या कहते हैं, यानी शब्दावली है तो दरियन। दरियन क्या है, आपके गतिशील दोहरे है। तो बालूका स्तूप स्तूप के प्रकार। तो बालूका स्तूप के प्रकार देखते हैं हम यहाँ पर। पवन की गति के अनुसार हमारे पहले प्रकार देखते हैं। तो यहाँ आपके अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती आपके बालूका स्तूप, पवनों के आपके समांतर या अनुदिश जो आपके बालूका स्तूप बनते हैं उन्हें आपके रेखीय बालूका स्तूप कहते हैं। यानी ये पवनों के समांतर बनते हैं, यानी अनुदैर्ध्य या पवनावर्ती जो बालूका स्तूप है हमारे। आगे बात करें तो ये बालूका स्तूप आपके ध्वस्तवती नदी या ध्वस्तवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें घाटी में मिलते हैं। जो सर्वाधिक आपकी जैसलमेर यानी पवनावर्ती है, जो जैसलमेर यानी पवन की दिशा के साथ चलकर ये बालूका स्तूप बनते हैं। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। तो पवनों की दिशा में आपके समकोण या लंबवत बनने वाले बालूका स्तूप, यानी पवनों की दिशा में लंबवत या समकोण में बनने वाले बालूका स्तूप है। इनका आपको क्षेत्र याद रखना है, यहाँ पर क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोंगल बीकानेर के चारों ओर आपकी सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं अवरोध आपके अवरोधी बालूका स्तूप, यानी किसी अवरोध के कारण जो बनते हैं। इनके नाम में इनका जो वर्णन है आप देखो, जैसे अवरोध बालूका स्तूप ये आपके अवरोधी झाड़ी पेड़ या पहाड़ी से इनका बनते हैं। पुष्कर और नाग पहाड़ में मिलते हैं। जैसे झाड़ी है, इसके अवरोध से यानी इस पर टकरा कर मिट्टी इकट्ठी होती है धीरे धीरे और ये बालूका स्तूप बन जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। बरखान या अर्धचंद्राकार, यानी ये चित्र में देख सकते हो अर्धचंद्राकार यानी चांद की आकृति का ये बालूका स्तूप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए मरुस्थलीय करण में आपकी सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी सर्वाधिक गतिशील बालूका स्तूप पूछा जाए तो आपका अर्धचंद्राकार, यानी इनकी गति अधिक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जाते हैं। पवना की ढाल मंद होती है और पवना विमुख की ढाल होती है वो तीव्र होती है इनकी। ये आपके बोलेरी, चूरू, सीकर, लूणकरण, बीकानेर के अंदर, ओसिया, जोधपुर और डीडवाना, कुचामन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर आकृति के आधार पर देखते हैं, हमने पवनों के आधार पर देखा, अब आकृति के आधार पर बालूका स्तूप। तो आकृति के आधार पर देखें तो आपके सबसे पहले आते हैं सीप। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप जो पवन की दिशा में समांतर विकसित होते हैं, यानी जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है उन्हें हम सीप बालूका स्तूप भी कह सकते हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं पैराबोलिक या परवलयाकार बालूका स्तूप। पैराबोलिक या परवलयाकार बालूका स्तूप हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के जो यू आकार का अक्षर, तो पूछा जा सकता है अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर तो कौन से बालूका स्तूप को कहते हैं, पैराबोलिक बालूका स्तूप को। राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूप यही बनते हैं आपके पैराबोलिक बालूका स्तूप। तो आप देख सकते हो जैसे अंग्रेजी का यू आकार का जो बालूका स्तूप है ये किसी अवरोध से भी बन सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर तारा बालूका स्तूप हवा की अपनी दिशा में बार बार बदलती है, यानी हवाएं बार बार बदलती है। ए बार इधर से हवा आई, ए बार इधर से, ए बार इधर से, तो ये अब ऐसे तारे जैसा ऐसे रूप ले लेता है, इसे तारे बालूका स्तूप कहते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपके मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर व आपके सूरतगढ़, गंगानगर में देखने को मिलते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है आपका। सबर काफीज जो बालूका स्तूप है वो मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं, यानी झाड़ियों के अवरोध से ये आपके निर्माण होते हैं। और क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं जो मरुस्थल की शब्दावली। तो अब ये शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब जो नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, वो आपके शब्दावलियों से पूछे जा रहे हैं। तो हमें शब्दावलियाँ देखनी भी जरूरी है यहाँ पर। सबसे पहली बात करते हैं इर्ग क्या है, तो रेतीला मरुस्थल
जहाँ बालू ही बालू है। इरक क्या है? रेतीला मरुस्थल है जहाँ बालू ही बालू है, यानी ओनली मिट्टी है। महान मरुस्थल भी कहते हैं, ये आपके जैसलमेर में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हमादा, तो पथरीला मरुस्थल, तो वो जो इरक था वो रेतीला मरुस्थल था, और हमादा इसमें पत्थर भी पाए जाते हैं मरुस्थल में। आप आगे चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ पर पत्थर भी देखने को मिल रहे हैं। पथरीला मरुस्थल है, छोटे पहाड़ियाँ और चट्टानी मिलते हैं आपके पोखरण फलोदी बालोतरा में, और आपके मध्य बालू स्तूप मुक्त प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर रेग। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल, यानी इसमें कुछ कंकर पत्थर भी है, कंकर पत्थर कम भी है, हाँ आपकी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के जो मरुस्थल है तो रेग है। तो इन तीनों के आपका खतरनी स्तर से क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं पलाया। पलाया क्या है? तो खारे पानी की बड़ी झीलें, जो मरुस्थल में खारे पानी की बड़ी झीलें उन्हें पलाया कहते हैं। तैराकी मरुस्थल में पानी के भरने की भूमि में लवणता के कारण जल खारा हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम रन या टाट। तो रन या टाट क्या है? तो बालू का स्तूप के मध्य आपकी वर्षा का जल लवणीय दलदल बन जाता है, तो उसे रन या टाट कहते हैं जैसलमेर में। यानी जैसे बालू का स्तूप है, इसके बीच में एक गड्ढा है, यहाँ पर जो जल आपका जमा हो गया वर्षा का, फिर ये मिट्टी थोड़ी दलदल टाइप से हो जाती है, तो उसे रन या आपके टाट कहते हैं। आगे बात करते हैं तल्ली या फोकर। तल्ली या पोकर क्या है? तो रेगिस्तान में गड्ढों में वर्षा का पानी बनना, यानी छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का पानी बनना, उसे तल्ली या पोकर कहते हैं। महरो, तल्ली व पोकर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी, ये क्वेश्चन आ चुका आपका। यानी तल्ली व आपके जल के सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी महरो कहलाती है। तो पूछा गया था महरो क्या है? तो महरों क्या है? तो तलियों और इन महरों में जो कृषि किए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, यानी जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती है उस भूमि को क्या कहते हैं? तो महरो भूमि की जाने वाली कृषि को तो खंडीन कहते हैं यहाँ पर, और जो भूमि में की जाती है उसे महरो। खंडीन कृषि आपकी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई। आगे बात करते हैं बालासन। तो ये क्या है? पत्थरों और चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा हो जाता है और अपनी एक झील बन जाती है, उसे बालासन कहते हैं। आगे बात करते हैं फिर रोही मैदान। तो आपकी मरुस्थल में उपजाऊ भूमि, यानी रोही मैदान आपके गाँव में आम भाषा में जो आपका यानी वृक्ष जहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर खेती अधिक होती है, उसे रोही कहते हैं। तो रोही मैदान क्या है? उपजाऊ भूमि। फिर आपका बगुलिया क्या है? तो आपका वायु का बवंडर या चक्रवात, जिसे गर्मियों में अधिक आते हैं, उन्हें बगुलिया कहते हैं। फिर बात करते हैं थली और थली की। थली और तली ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। थली क्या है? आपका जो बीकानेर गंगानगर चोरू वाला ऊंचा स्थान है, वहाँ पर लूनी नदी के ऊपर का स्थान, उसे थली कहते हैं। तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचा का जो नीचे वाला स्थान है, मरुस्थल आम भाषा में बात कर लो, मरुस्थल का ऊपर वाला भाग थली, नीचे वाला भाग तली कहलाता है। तैसे तली यानी नीचे का तल, थली ऊपर का तल। आगे बात करते हैं पियूना सांप। पियूना सांप से भी कुछ ना चुका। आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, जो डंक न मारकर, यानी डंक नहीं मारता है, ये सोए व्यक्ति की सांस में अपना जहर, यानी जब व्यक्ति सो रहा होगा तो उसकी सांसों में अपना जहर छोड़ देता है और व्यक्ति सोता ही रह जाता है। आगे बात करते हैं डांड बालू का स्तूप में वायु के रगड़ से बनने वाले गर्त। फिर आता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पालमपुर गुजरात से आपकी रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है, कुछ आपके 692 किमी में आपके जो इसका लंबाई है, पालमपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। राजस्थान में भी साथ आपके खेड़ बर्मा। तो राजस्थान का आपको याद रखना है, पूछा जा चुका राजस्थान वाला। खेड़ बर्मा गुजरात से आपकी खेतड़ी झुंझुनू तक आपकी 550 किमी लंबी जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, जो 80% भाग अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के अंदर ही है। अरावली की औसतम ऊंचाई कितनी है? तो आपको पूछा जाए तो अब 930 किमी है। अरावली राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसे महान सीमा जो यानी विभाजन भी कहते हैं राजस्थान की। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। अरावली के मुख्य विस्तार, यहाँ पर विस्तार देखा जाए, अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो आपके उदयपुर, सिरोही, आपके राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, आपके कुचामन, सीकर, झुंझुनू,
जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और खेरतल तिजारा में आपके अरावली का विस्तार देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर आपकी बात करते हैं अरावली की दिशा, तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी पूरे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। दिशा के बारे में बात करते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ती हुई जा रही है। चौड़ाई की बात करें तो उत्तर पूर्व में कम है और आपकी दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई अधिक है। अरावली में आपके सर्वाधिक विस्तार, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ, आपके उदयपुर में सर्वाधिक है। न्यूनतम विस्तार आपका अजमेर में। अरावली की सबसे ऊंचा आपका पॉइंट कौन सा है, तो आपका गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है, वो सबसे नीचा पॉइंट आपके पुष्कर की घाटी जो अजमेर के अंदर है। अरावली का मध्य भाग कौन सा है, तो आपका अजमेर है। अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में और न्यूनतम ऊंचाई आपकी जयपुर में। तो आपको सभी तथ्य आपके खतरनाक निष्कर्ष वाले क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक लाइन आपको यहाँ पर याद करनी होगी। अरावली में सर्वाधिक वर्षा आपके दक्षिणी भाग में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है, तो दक्षिण भाग में। तो अरावली के उपनाम देखते हैं आप यहाँ पर। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र कहा, क्या कहा, परिपत्र। फिर भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहते, जो राजस्थान को जैसे मरुस्थल को मरु, फिर अरावली को मेरू नाम से जाना जाता है। उदयपुर में अरावली को आड़ावटा कहा जाता है। बूंदी में अड़ावली कहा जाता है, आड़ावली कहा जाता है। भारत में अपलेशियन यानी अरावली की तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वत से किया जाता है, यानी भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, फिर उत्पत्ति की बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति। तो अरावली की उत्पत्ति आपके प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारत प्लेट और आपकी यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। राज्य की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन आपके A.M. हेरान ने किया, तो आपके वैज्ञानिक हैं इन्होंने किया। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित और आपकी अवशिष्ट, यानी जो सबसे प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला में से एक आपकी अरावली का आपके मोड़दार पर्वत है। अरावली आपके पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर की मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। यानी आपको पूछा जाए अरावली का उद्गम या अरावली का जो जनक यानी पिता कहा जाए, किसे कहा जाता है, तो अरब सागर को अरावली का पिता या जनक कहा जाता है। अरावली पर्वत का आपका मूल जड़ आपके अरब सागर से शुरू होती है, अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की विशेषता देखते हैं। विशेषता में इसमें दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अरावली का दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। मरुस्थल से पूरे विस्तार को रोकती है, सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है जो मरुस्थल को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का स्थान होता है। सघन वनस्पति देखने में मिलते हैं यहाँ पर। अरावली में आपकी पूरी ढाल पर वनस्पति अधिक सघन है, यानी पूरी ढाल है वहाँ पर आपकी वनस्पति अधिक सघन है। अरावली का आपकी भारत की महाजल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, जो आपके अरब सागर या बंगाली खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के रेगिस्तान में आपके चंबल घाटी से अलग करती है, यानी चंबल घाटी जो आपका मैदान है उपजाऊ, उसको थार के रेगिस्तान अरावली जो उसे अलग करती है। अरावली को आपके 3 भागों में बांटा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली की, जो अलवर, खेरपुर, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, जो आपकी अलवर जो उत्तरी भाग में आ जाते हैं अरावली की। तो यहाँ पर जब चोटियाँ देखते हैं उत्तरी भाग की, चोटियों का क्रम आपको याद रहना होगा यहाँ पर। तो क्रम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके सबसे पहले रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर आ जाती है, इनकी ऊंचाई 555। आपकी मालखेत जो सीकर में 552 की ऊंचाई। लोहागढ़ झुंझुनू में आपकी ऊंचाई आपको 5 तक आपको याद रखनी है, पर इनका क्रम तो आपको सबका याद रहना चाहिए और इनका स्थान। तो आपकी बोझगढ़ की बात करते हैं, झुंझुनू में 900 आपकी 97 मीटर। खो आपकी जयपुर आपकी 920, आपकी ऊंचाई इतनी याद रहेगी तो अच्छा है। आपकी बेरोच है अलवर, फिर बम्बई, जयपुर, बरवाड़ा आपकी जयपुर में है, बम्बई आपकी, एक तो बाबाई जो आपकी जयपुर में है, एक आपकी बम्बई, इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। एक तो बाबाई जो आपकी जयपुर में है, एक आपकी बम्बई जो आपके झुंझुनू में है।
बिलाली आपके कोतपुतली बहरोड में है। मेहरपुरा आपकी जो मनोहरपुरा आपकी जयपुर में है। बेराट कोतपुतली बहरोड में, सिरावास अलवर में, बानगढ़ अलवर में और जयगढ़ जयपुर में। मध्य अरावली की चोटियाँ बात करते हैं, वो तो थी उत्तरी अरावली की, अब मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में इंपॉर्टेंट है टोडगढ़ जो आपकी गोरमजी है, ब्यावर आपकी 934 मीटर है, तारागढ़ आपकी अजमेर आपकी 873 मीटर, नागपाड़ अजमेर आपकी 795 मीटर। मध्य अरावली के दर्रे देखते हैं, दर्रे नाल या घाटी जो आपकी तंग रास्ता, यानी दर्रा क्या होता है, एक छोटा सकरा रास्ता होता है पर्वत के बीच ही जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। तो यहाँ पर दर्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़दर्रा जो आपकी बड़दर्रा कहाँ है, तो ब्यावर में है, ब्यावर को बर से जोड़ता है। पकेरिया दर्रा आपका ब्यावर में है, जो ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरा घाट आपका यानी दर्रा ये जो घाट दर्रा, तो ये ब्यावर में है। सूरा घाट दर्रा आपका ब्यावर में। गौरम घाट जो आपके राजसमंद में है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आपके कालमजी घाट दर्रा जो राजसमंद में है। आपकी उत्तरी मध्य अरावली जो सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यानी इन दर्रों के मध्य उत्तरी और मध्य अरावली है वो अंतराल में विद्यमान है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, तो देवगढ़ राजसमंद उदयपुर सिरोही में विस्तार है। दक्षिणी अरावली का देवगढ़ राजसमंद और उदयपुर सिरोही में विस्तार देखने को मिलता है। और ये दक्षिणी अरावली की आपकी चोटियाँ। तो आपको 5 से 6 का तो आपका हाइट भी याद रखनी होगी और क्रम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गुरु शिखर जो सिरोही में है, आपकी 1722 मीटर ऊंचाई। शेर सिरोही में आपकी 1597 मीटर ऊंचाई। दिलवाड़ा आपकी सिरोही में 1442 मीटर की ऊंचाई। जरगा आपकी उदयपुर में जो 1431 मीटर ऊंचाई। अचलगढ़ आपकी सिरोही में 1380 मीटर ऊंचाई। फिर आपकी कुंभलगढ़ राजसमंद में। धोनिया आपकी उदयपुर में। आपकी ऋषिकेश सिरोही के अंदर। कमलनाथ उदयपुर में। सज्जनगढ़ आपकी उदयपुर में। फिर सयारा आपके उदयपुर में। फिर लीलागढ़ आपकी उदयपुर में है। डोरा पर्वत जालोर। नाग पानी जो आपका उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर। इसराना भाकर आपके जालोर में और रोजा भाकर जालोर में। और झोलरा आपका भाकर जालोरा जो आपकी जालोर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपकी गुरु शिखर है माउंट आबू, ये आबू सिरोही में है। और कर्नल टोड गुरु शिखर को आपके संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा, तो हिंदुओं का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुरु शिखर का नाम आपके दत्रेय ऋषि आपके ऋषि है, उनके नाम पर आपके गुरु शिखर पड़ा है। इनकी ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर। लेकिन इसके ऊपर आपके जो ऋषि का दत्रेय ऋषि का मंदिर है जो 5 मीटर ऊंचा है, तो इसे इसकी कभी कभी जो 1722 में 5 मीटर ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से देख लेना ऑप्शन के हिसाब से। फिर दक्षिणी अरावली के जो नाल है दर्रे, तो आपकी फुलवारी का नाल है जो उदयपुर में है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल उदयपुर में। देबारी नाल उदयपुर में है। हाथी दर्रा आपके उदयपुर में, ये आपके पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं हाथी घोड़ा नाल दर्रा आपके कुंभलगढ़ किले के पास है, राजसमंद में स्थित है। पाली को राजसमंद से जोड़ता है। फिर सोमेश्वर नाल आपका पाली में। देसुर की नाल ये भी आपकी पाली में। प्रमुख पहाड़ियाँ बात करते हैं, यहाँ पर पहाड़ियों के बारे में बात करें तो गिरवा की पहाड़ी आ जाती है, जो उदयपुर में चारों ओर दस्तरी रुमा पहाड़ियाँ है, उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। जो भाखर आपकी सिरोही में आपकी तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ है। फिर देसरो बात करते हैं, उदयपुर में आपकी जरगा और रागा की पहाड़ियाँ है, जो हरी भरी पहाड़ियाँ आपकी। मेवल जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग जो मेवल है, जो मेवाड़ पहाड़ियाँ है आपकी। ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ और आपकी मेवाड़ और मारवाड़ से अलग करती है, जो मेवाड़ की आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। आगे बात करते हैं तो दोषी की पहाड़ियाँ आपकी, तो झुंझुनू में 740 मीटर की ऊंचाई है। हर्ष की पहाड़ियाँ जो सीकर में है, यहाँ पर सीकर में 820 मीटर ऊंचाई है, जो हर्षनाथ का मंदिर भी बना है। उदयनाथ का पर्वत है यहाँ पर अलवर में। मलानी की पहाड़ियाँ बाड़मेर जालोर में। आड़ावल का पर्वत बूंदी में है। मोड़ा पहाड़ आपका झुंझुनू में। मगरा आपकी अरावली की से अलग आपकी अपशिष्ट जो चट्टानें हैं या पर्वत है,
निमगरा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल बात करेंगे पूरी जो मैदानी प्रदेश है और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।